कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने लेकर के आए हैं इतिहास का दूसरा नंबर एक्सरसाइज। पहले नंबर एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले क्लियर कर चुके हैं। आज दूसरा नंबर एक्सरसाइज पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं और यह दो भाग में चलेगा। आपका थ्योरी का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का अलग अलग क्लास चलेगा। बिल्कुल। अब आज हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी का दो भाग में, यानी पहला भाग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग इतिहास का पाठ 2 कर लेकर आए हैं, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आखिर होता क्या है समाजवाद और क्या होता है साम्यवाद, इन सब के पूरे थ्योरी देखेंगे एकदम क्लियर ढंग से। चलिए सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो हम लोग एकदम आगे बढ़ते चलेंगे और क्लास 10th का क्लास चल रहा है। बिल्कुल एनसीईआरटी पे भाई, बिल्कुल आपको नॉर्मल एनसीईआरटी ही मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य क्या होता है। तो दोनों के अगर उद्देश्य की बात करें कि समाजवाद और साम्यवाद के मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे समाजवाद और साम्यवाद मतलब होता है समानता। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है, समानता स्थापित करना। क्या समानता, यानी कि दोनों का दोनों समानता, बिल्कुल बराबर अधिकार देने की बात करता है। कौन, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद में ये हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल कोई भी गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे, बिल्कुल सभी लोग, हर एक नागरिक एक समान रहे, हर एक व्यक्ति एक जैसा, एक पूंजीपति और एक रोडपति ऐसा ना हो, एक अरबपति हो एक रोडपति हो, एक करोड़पति हो बिल्कुल भिखारी हो जाए, ऐसा नहीं। ये समाजवादी कहता है। और एक समाजवादी और साम्यवादी दोनों ही कहता है कि बिल्कुल सभी लोग मिलजुल करके रहे और सभी गरीब अमीर बिल्कुल एक में मिल करके रहे, है ना। तो ये बात बोलता है। अब कौन बोलता है, जो हम लोग देखते चलेंगे, ये समाजवाद और साम्यवाद कहता है। अगर बात हम लोग आगे करें तो यहाँ पर यह देखेंगे पहले नंबर में शुरुआत में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो। इसका उद्देश्य मेन काम है, ये कहता है कि सभी लोग, एक व्यक्ति हो दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल समान हो, बिल्कुल बराबर हो। ये ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं हुआ, सब चीज में, चाहे वो अथी में हो, छुआछूत वाले बीमारी हो, ये सब कुछ में नहीं, बिल्कुल सभी जगह से समान हो। कि चाहे तो वो अमीर गरीब रुपया पैसा में हो, या उसके मान सम्मान इज्जत संस्कार में हो, या किसी भी प्रकार से वो अगर बात करे तो सभी चीज में उसको समानता मिले। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो कि हाँ वो अमीर जात के है, वो बढ़िया कास्ट के है, एक नॉर्मल या छोटा कास्ट के है, एक उच्च जाति का है, एक निम्न जाति के है, उसके पास रुपये पैसे ज्यादा है, उसके पास रुपया पैसे कम है, कोई भेदभाव किसी के साथ हो ही नहीं। साथ में अगला कहता है कि सामाजिक बिल्कुल सबके साथ सामाजिक, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, सामाजिक मतलब समाज के, सोसाइटी में रुपया पैसा, और राजनीतिक मतलब राजनीतिक, यानी कि नेता जो बनते हैं, नेता हो, विधायक हो, या किसी प्रकार का भी राजनीतिक हो, उन सभी में समानता उसको मिले। यानी किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि वो नीच जाति के उसको वोट ना दे, या वो नीच जाति के वो खड़ा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं। बिल्कुल सभी जगह क्या हो, समानता हो। आगे की अगर बात हम लोग करें तो देखेंगे अगला नंबर पॉइंट, जिसमें कहता है कि समाजवाद की उत्पत्ति। अगर समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई समाजवाद की उत्पत्ति की बात करें तो देखिए हम लोग बात करेंगे। पहले अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये देखेंगे। समाजवाद की भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। यानी औद्योगिक क्रांति जब आया था, औद्योगिक क्रांति ये कह सकते हैं कि जब सभी जगह कंपनियां, फैक्ट्री खुलने लगी थी, कंपनी खुलने लगी थी, उद्योग खुलने लगे थे 18वीं शताब्दी में, तब जाकर के इसका शुरुआत हुआ था। इसका, ये समाजवाद यानी साम्यवाद का। ये बात करते हैं कि साम्यवाद जो है 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आया, उसी के फलस्वरूप इसका उदय हुआ था। आगे बात कीजिए कि औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपति और मिल मालिक, पूंजीपति जो करोड़पति जिसको बोलते हैं, अरबपति अमीरों को बोलते हैं, और मिल मालिक जो मिल के मालिक, कंपनी के जो मालिक है वही अमीर होंगे। जिसके पास रुपया पैसा होगा वो कंपनी लगाएगा, वो फैक्ट्री लगाएगा, वो उसके पास अथी होगा, तो मिल मालिक है। कहता है पूंजीपति और मिल मालिक दोनों की बात करता है कि पूंजीपति और मिल मालिक जो है वो श्रमिकों को, श्रमिक मतलब होता है मजदूर, किसान, ये कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं, लेबर कह सकते हैं। कहता है कि श्रमिक विद्रोह, यहाँ पर ये समझेंगे कि पूंजीपति और मिल मालिक की श्रमिक यानी कि जो मजदूर होते हैं, मजदूर के लिए विद्रोह किया गया, लड़ाई लड़ा गया, और उसके लिए नीति का कारण, यानी विद्रोही नीति के कारण सभी देशों में श्रमिक जीवन जो है वो क्या हो गया, नरकीय बन गया। नरकीय मतलब ये जब जहन्नुम बन गया, नरक के समान उनका जीवन बन गया। किसका, मजदूरों को,
पूंजीपतियों ने ऐसा नियम कानून लाया, ऐसा नीति लगाया किसके लिए, श्रमिक मजदूरों के लिए, कि उनका जीवन जो है बिल्कुल नरक जैसा बन गया, नरकीय बन गया। आगे की अगर बात करते हैं, ये हम लोग देखेंगे कि श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था, श्रमिक यानी मजदूरों को कोई अधिकार दिया ही नहीं गया था कि हाँ उसका तनख्वाह कैसा हो या वो कितने घंटा काम करेगा। आपको बता दें कि उस जमाने में तनख्वाह की बात करें, तनख्वाह केवल पेट भी नहीं भर पाता था, ऐसा उनका तनख्वाह था। और बात करें काम की, तो काम 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा तक काम कराया जाता, 16 घंटा तक काम कराया जाता था। उसके साथ में बच्चे जो होते थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं नाबालिग, या कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था में हो, उनसे भी उतना ही काम कराया जाए। और स्त्रियां जो होती थी, स्त्रियों से भी जितना पुरुष जो काम करता था, जो जवान आदमी काम करता, उतना ही उनसे और बुजुर्गों से भी काम कराया जाता था। तो इस तरह से कोई अधिकार उसके पास था ही नहीं, जो मालिक कहेगा वही उनको करना पड़ता था, मजदूरों का कोई अधिकार था ही नहीं। तबीयत भी खराब है तो छुट्टी आप नहीं ले सकते जब तक मालिक ना कह दे, या कि आप अथी लेट ना जाए, खाटी पर ना हो जाए, आपको चलने के लिए अथी ना हो जाए, तो ऊपर से 2-4 कोड़ा दे ही दिया जाता था। ऐसा था, उसके पास कोई अधिकार नहीं था। साथ में कहता कि श्रमिकों के पास कोई अधिकार नहीं था, और उनका क्रूर यानी बहुत ज्यादा शोषण, अत्याचार किया जाता था, बहुत ज्यादा क्या किया जाता था, शोषण या अत्याचार किया जाता था। आगे की अगर बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। पूंजीवादी जिसके पास रुपया पैसा था वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, जिनके पास रुपया पैसा, मिल मालिक हो गए, और जिनके पास खूब संपत्ति है वो और ज्यादा क्या हो रहे थे, अमीर हो रहे थे, यानी कि और उनके पास रुपया पैसा जमा हो रहा था। आगे की अगर बात करें तो श्रमिकों के पास, श्रमिक यानी कि मजदूरों का जो आर्थिक है, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, वो बहुत तेजी से पतन मतलब खत्म हो रहा था। जो मजदूर हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके पास जो रुपया पैसा था वो तो कमाई इनकम था नहीं, क्योंकि वो खाने के लिए भी पेट नहीं भर पाता था, इतना उनका आमदनी था, इतना उनका सैलरी बांध दिया जाता था, मजदूरी मिलता था, तो वो जो जमा पूंजी था वो भी खत्म हो रहा था। तो उनका खुद का जो जमा पूंजी है, आर्थिक स्थिति है, रुपया पैसा, वो भी तेजी से पतन यानी कि खत्म हो रहा था। आगे की बात करें, आर्थिक दृष्टि से समाज को उस समय 2 वर्गों में बांटा गया। उस समय की बात करें तो समाज को 2 भाग में बांटा गया, एक तो गरीब वाला भाग और एक अमीर वाला। गरीब वाला भाग को क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग, और अमीर वाला भाग को कहते हैं पूंजीपति वर्ग। 2 भाग में बांटा गया, एक पूंजीपति वर्ग और एक गरीब वर्ग, जिसको हम लोग श्रमिक वर्ग कहेंगे, और बीच में एक और वर्ग जाकर के जुड़ा है जिसको मध्यम वर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे की अगर बात करें तो ये देखेंगे कि जिस समय श्रमिक की जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, जिस समय आर्थिक दुर्दशा से यानी कि रुपया पैसा से बेकार स्थिति से गुजर रहा था और सामाजिक का पतन होता था, उस समय समाज का बिल्कुल मेल भाव, जो एक समाज जैसे मिलजुल कर रहते थे, वो सारा चीज खत्म हो रहा था। उस समय से, उस स्थिति से गुजर रहा था। उसी समय श्रमिकों के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उन सभी जो राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, जो समाज सुधारक होते थे, उन सभी ने, इन सब जो गरीब हैं, उन सभी को बिल्कुल ऐसा बात से मोटिवेट करते थे और उत्प्रेरक करते थे कि लोग बहुत अच्छे से रहना शुरू कर दे, लोग बहुत अच्छे से क्या करना शुरू कर दे, रहने शुरू कर दे, और जीने के आस उनके भर में, उनके अंदर भरते थे, और वो अच्छे से काम करें। इस तरह से कहते हैं कि इन व्यक्तियों ने कौन कौन, जो राष्ट्रभक्त थे, विचारक थे और लेखक थे, इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा प्रतिपादन किया। एक सामाजिक और नवीन मतलब नया विचारधारा, नया विचार ला कर प्रतिपादन किए, नया विचारधारा कहता, जिसे समाजवाद कहते हैं, और इसी को हम लोग समाजवाद कहते हैं। समाजवाद के नाम से इसी को जाना जाता है। जो नया विचारधारा से एक समाज बनाया, इसी को क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए, साम्यवाद जो हम लोग बात करेंगे तो ये 2 प्रकार के हैं। साम्यवाद कितने हैं, 2 हैं। एक तो अगर बात करें कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद है या साम्यवाद है, और एक कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। अब एक कार्ल मार्क्स कौन था, तो कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स के बारे में ही बात करें। कार्ल मार्क्स था कौन, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनके बारे में पहले समझिए। कहते कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, और इसके बाद वाले समाजवाद को
कार्ल मार्क्स समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स समाजवाद कहते हैं। और इस दोनों की बात समझिएगा। पहले कहता है कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से हम लोग जाना जाता है। और यूटोपियन समाजवाद के जनक जो हैं, यूटोपियन समाजवाद के जनक मतलब शुरुआत जो किए हैं, इसको उत्पत्ति जो किए हैं, इसको उस उत्पत्ति जो किए हैं, उनका नाम है क्या? सेंट साइमन। क्या नाम है? सेंट साइमन। और दूसरी बात करेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। समाजवाद कितने? दो हैं, एक यूटोपियन समाजवाद और एक है वैज्ञानिक समाजवाद। अगर यूटोपियन समाजवाद की बात करें तो यूटोपियन समाजवाद के लेखक की बात करें या जनक की बात करें तो जनक सेंट साइमन और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। क्लियर? तो दो तरह से समाजवाद है और इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें यूटोपियन समाजवाद जो शुरुआत आता है, यूटोपियन समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद है और एक कार्ल मार्क्स के बाद यानी कि कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद है जिसको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। अब यूटोपियन समाजवाद पहले समझिए। यूटोपियन समाजवाद में समझेंगे कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी है। यूटोपियन समाजवाद जो है ये प्रथम समाजवादी है। ये क्या है? प्रथम यूटोपियन समाजवादी प्रथम समाजवादी है जिसमें समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? यूटोपियन जो सेंट साइमन है। सेंट साइमन ने प्रथम यूटोपियन समाजवाद का स्थापना किया और इन्होंने जिसे समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन थे। इनका नाम क्या था? एक फ्रांस के रहने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो इनका नाम है सेंट साइमन। क्या नाम है? सेंट साइमन। ये विचारधारक है जो विचार बहुत अच्छे अच्छे बात बोल बोलकर लोगों को मोटिवेट करते रहते थे। लोगों को क्या करते थे? मोटिवेट करते थे। आगे अगर बात करें तो दूसरा बात समझिए। कहता कि उनका मानना था, किनका? सेंट साइमन का। सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए, राज्य एवं देश को समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए, इस ढंग से चलाना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। लोग एक दूसरे को मिलजुल करके लोग एक दूसरे का दोहन ना करें, लोग प्रकृति का दोहन करें सही ढंग से मिलजुल करके। प्रकृति का दोहन मतलब देख सकते हैं भगवान का जो दिया हुआ, ईश्वर के जो दिया हुआ जो चीज है उन सभी का सेवन करे, उन सभी से सिर्फ ले, ना कि आदमी से लूट कर लेना शुरू करे। ऐसा नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि सभी आपस में मिलजुले और मिलजुल करके प्रकृति का दोहन करें। जैसे पीने की बात करें तो पानी हम लोग जो प्रकृति से लेंगे, ना कि कोई लिए हुए उसी से छीन लेंगे, कोई पीने के लिए लिए हुए उसी से छीनेंगे। तो ऐसा हम लोग किसी पर अत्याचार ना करें बल्कि प्रकृति का दिया हुआ हम लोग लेना शुरू करें। किसी के पास सोना है, चांदी है तो हम लोग जमीन से निकालेंगे, वो आपका हो गया, वो प्रकृति से दोहन कर लिए। और कोई लिए हुए उसका चोरी करके या छीन के जबरदस्ती अगर करते हैं तो आप खुद उसका शोषण कर रहे हैं, अत्याचार उस पर कर रहे हैं। तो ऐसे की बात नहीं करते हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन क्या कहते हैं कि लोगों को ऐसा मानना चाहिए, उनका मानना था कि समाज और जो राज्य है इसको ऐसे बहुत अच्छे से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का क्या ना करे, शोषण ना करे और लोग प्रकृति का दोहन है जो मिलजुल करके करे। आगे सुनिए। कहता कि प्रत्येक उसकी क्षमता के अनुसार, यानी प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार, यानी जिसको जितना क्षमता है उसके हिसाब से उसको काम देना चाहिए, जिसको जितना क्षमता है उसके अनुसार से उसको काम मिलना चाहिए। कहता प्रत्येक को क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। जितना क्षमता है उतना काम दीजिए और जैसा उसका काम मिला है उसी के हिसाब से उसका वेतन भी होना चाहिए, उसी के हिसाब से उसका सैलरी बांध देना चाहिए। ये कहते हैं कौन? सेंट साइमन। और इन्होंने क्या कहा कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक कहता कि ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। कौन था? यूरोप से बाहर की बात करें तो फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन कौन चिंतक था? जो ब्रिटिश उद्योगपति जिसका नाम है रॉबर्ट ओवन, और वो था
क्लियर। चलिए सेंट साइमन का ही बात था तो ये हम लोगों ने क्लियर किए। आगे की बात करें कार्ल मार्क्स का, और ये कार्ल मार्क्स जो है ये उद्योग, क्या उद्योग या आधुनिक समाज की बात करें तो ये उद्योग समाजवाद की क्या या आधुनिक समाजवाद के ये कौन है, संस्थापक है। अगर बात करते थे यहाँ से कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ तो 1800, ये आपको देख रहे होंगे दूसरा के आपका ईयर दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, तो 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1883 में इनका मृत्यु हुआ है। बात करें कार्ल मार्क्स की तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ है और वो भी में जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन नाम का एक राज्य है और वहीं पर एक टियर नाम के नगर है यानी शहर है और वहीं पर यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहा परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कौन का, कार्ल मार्क्स का। अगर बात करें कार्ल मार्क्स के तो कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स हैं। कौन है, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स हैं और ये एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता कौन है, ये हेनरिक मार्क्स है और यह एक प्रसिद्ध वकील थे। आगे अगर बात करें जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म का कर लिए, ग्रहण कर लिए, अपना लिए, बाद में चल करके, और कार्ल मार्क्स ने क्या अपना लिए, ये ईसाई धर्म को ग्रहण किए, ईसाई धर्म को अपनाए। और आगे अगर बात करें कार्ल मार्क्स के बारे में तो कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विविध की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने विश्वविद्यालय से, कौन विश्वविद्यालय, बोन विश्वविद्यालय से, बोन विश्वविद्यालय में कहता है कि विधि की शिक्षा ग्रहण किए, परंतु 1836 में वे वर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कहां चले गए, वर्लिन विश्वविद्यालय चले आए और जहां पर उन्होंने जीवन की एक नया मोड़ लिया, जहां पर उनका एक जीवन का एक नया मोड़ ले लिया। और वहां पर समझिए कि 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन के मित्र, बचपन के दोस्त जेनी से उन्होंने विवाह किए। बचपन के मित्र अगर बात करें तो मित्र अगर होंगे तो लड़की होंगे, ये अपने गर्लफ्रेंड यानी जेनी से विवाह किए 1843 ईस्वी में। कब, 1843 ईस्वी में इन्होंने बचपन के गर्लफ्रेंड किसे, जेनी से इन्होंने शादी की, है ना। आगे अगर बात करें तो इनका एक दोस्त भी थे और दोस्त 1844 ईस्वी में इनका एक दोस्त बना जो आजीवन यानी मरते मरते तक उनका जीवन जो है, उनका दोस्ती जो है बहुत ही गहरा दोस्ती था, वो बहुत बरकरार रहा। कहता कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे हुआ, पेरिस में। कार्ल मार्क्स से मुलाकात कहां हुआ, पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई और इससे जीवन भर की कहता कि गहरी मित्रता बनी रही, यानी बहुत ही गहरा दोस्ती इनका बना रहा कार्ल मार्क्स की। आगे अगर बात करें तो इन्हीं के बारे में अगर कुछ बात करें तो देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में डास कैपिटल नाम का एक पुस्तक की रचना की है जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। ये समाजवादियों का क्या कहते हैं, बाइबिल कहते हैं, और यही है कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। आगे अगर देखें तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानिए, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है, तो कार्ल मार्क्स ने 5 गो सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा बात करें तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथी बात करें तो मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा की बात करें तो राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज के स्थापना। इन्होंने 5 क्या दिए थे, 5 इन्होंने सिद्धांत दिए और 5 सिद्धांत इस प्रकार से है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कहते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण, 6 गो ऐतिहासिक चरण है जो समाजवाद के ऊपर है। पहला नंबर की बात करें तो आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग। दूसरी अगर बात करें तो ये हम लोग देखते चलेंगे जो दास्ता का युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग, और पांचवा अगर बात करें समाजवादी युग, और छठा है साम्यवादी युग। क्या है, साम्यवादी। याद रखेंगे ये साम्यवादी युग, ये भी साम्यवादी है लेकिन आदिम साम्यवादी, आदिम मतलब बहुत पुराना साम्यवादी युग है ना। क्लियर। आगे देखेंगे और ये हम लोग आते हैं बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ है और 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बारे में अगर जाने तो इसी में हम लोग जानेंगे कि कब होता है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति में ये 20वीं शताब्दी के इतिहास की, 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस के क्रांति है। बोल्शेविक क्रांति किसको, कहाँ की घटना है, रूस की क्रांति की घटना है।
जो कहता है कि 20वीं शताब्दी के इतिहास का महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक घटना घटता है। कहता है कि इस क्रांति ने रूस के सम्राट यानी कि रूस के शासक, रूस के राजा जिसका नाम है जार, क्या नाम है? जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत करके मात्र लोकतंत्र का ही प्रयत्न नहीं किया। कहता है कि इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत एकमात्र कहता है कि अंत करके मात्र लोकतंत्र का ही सपना का ही प्रयास नहीं किया, अपितु कहता है लेकिन सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक, कहता है अपितु अर्थात सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों वर्गों के, पूंजीपति वर्गों के, जमींदारों के शक्ति का भी क्या किया? अंत किया और किसानों के सत्ता को स्थापित किया। यानी किसान जो मजदूर हैं उनका सत्ता लाया और जो अमीर थे, जो उद्योगपति थे, जमींदार थे, उन सभी के संपत्ति को बिल्कुल नहस तहस कर दिया, उन सभी के अधिकार बिल्कुल छीनने का प्रयास किए थे। कब? ये 1917 के क्रांति में। आगे अगर बात करें तो ये भी हम लोग देखेंगे 1917 के क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक मतलब वो उसके लायक था ही नहीं, यानी जार जो है वहां के राजा के बनने लायक था ही नहीं, उसको बिल्कुल खत्म करना। दूसरी बात, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषक मतलब होता है किसान, कृषक मतलब क्या होता है? किसान। किसानों का इतना बुरा स्थिति है उसका कहना ही क्या। उसी के कारण से बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुआ ये हुआ था। और कारण क्या था? मजदूरों के दैनिक क्रांति। मजदूरों के दैनिक क्रांति कह सकते हैं कि मजदूर जो होते हैं, जो मिल मजदूर में काम करते हैं, जो मिलों में काम करे, कंपनी में जो काम करने, फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उन सभी मजदूरों का भी दयनीय स्थिति यानी कि बद से बदतर स्थिति हो गया था। इसके लिए वो बोल्शेविक क्रांति हुआ। साथ में अगला बात करें तो औद्योगिकरण की समस्या, यानी सभी जगह औद्योगिकरण हो रहा था, सभी जगह कंपनियां खुल रहा था, लेकिन लोगों का जो रोजगार था वो सही ढंग से नहीं मिल रहा था, या रोजगार मिले तो सही ढंग से सैलरी नहीं मिल रहा था। और रूसीकरण करना यानी कि ये सरकार के अधीन में ये करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जो इसके कारण बनता है। आगे की ओर देखें तो देखिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तब विदेशी घटना का प्रभाव क्या था कि क्रीमिया का युद्ध हो गया। दूसरी बात करें तो जापान से पराजय और तथा ये कहाँ के 1905 की क्रांति करा दी, और रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान रहा। और साथ में तत्कालीन कारण यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में किसका पराजय हो गई? रूस की पराजय। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से लेकर के और 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और इसे बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे, और ये हमारा आता है रूसी क्रांति। क्या आता है? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में ही आता है खूनी क्रांति। रूसी क्रांति में क्या आता है? खूनी क्रांति, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बिल्कुल VVI में आप लोग याद रखें। खूनी क्रांति आखिर होता क्या है? वैसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बताएंगे, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वो आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताते चलते हैं। पहले एक बात समझे तो खूनी रविवार को हम लोग खूनी क्रांति या खूनी रविवार कहते हैं। कहते हैं खूनी रविवार जो है 1905 में रूस और जापान के बीच में युद्ध में, कहता है कि रूस को पराजय के कारण 9 जनवरी 1905 में, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, लोगों का जो ग्रुप है, बहुत सारे जो गरीब लोगों का ग्रुप, वो रोटी दो के नारे के साथ में सड़कों पर उतर गए थे। कहां पर उतर गए? सड़कों पर उतर गए, रोटी दो के नारा लगाते हुए। और रोटी दो के नारा लगाते हुए सड़क पर उतर गए जितने गरीब थे उन सभी गरीब, और साथ में वहां के जो मिल मजदूर थे, या मिल मजदूर कह सकते हैं कि मिल में जो काम करने वाले महिला हैं, वो सारे के सारे सड़क पर उतर जाते हैं रोटी दो के नारा लगाने के लिए। कहता है कि रोटी दो के नारे लगाने शुरू कर दिया और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए ये सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर पहुंच जा रहे थे। कहां जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित जो महल है वो महल की ओर जा रहा था। परंतु जार के जो सेना था
उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जार का जो सेना था वो ऑर्डर दे दिया, जार कौन दे दिया, ऑर्डर दे दिया अपने सेना को कि सभी जो निहत्थे जितने आ रहे हैं हमारे महल की ओर उन सभी पर क्या बरसा दो, गोली बरसा को, सबको भून दो। सभी को भून दिया, यानी कि गोलियां बरसा दी। कहता कि जिसमें हजारों लोग मारे गए, और कहता था और कई सारे लोग, हजारों लोग मारे गए और इससे हजारों लोग वहां पर घायल भी हुए थे, जिसके वजह से इसीलिए 22 जनवरी को क्या कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये बात को बिल्कुल याद रखेंगे, जो शॉर्ट में है पूरे डिटेल में आपको देते चलेंगे, आगे अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में जानेंगे। तो खूनी रविवार का एक पूरी कहानी है, तो पूरी कहानी बिल्कुल याद रखेंगे। और आगे की अगर बात करें तो ये खूनी रविवार यानी रूसी क्रांति के ही है। और अगला अगर बात करें तो अगले जो एपिसोड होगा, जो अगले एपिसोड में यानी कि अगले पार्ट में आपको इससे आगे वाला डिटेल आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।